Student, today we will start our theme 10 colonialism and the countryside. Exploring official archives. जो official archives हैं उनको डिटेल में we will discuss in this theme. In this chapter you will see what colonial rule meant to those who lived in the countryside. इस चैप्टर में आप ये देखोगे कि जो कॉलोनियल रूल है वो किस तरह से कंट्री साइड में या कस्बों में वो लोग रहते थे। तो इस चैप्टर में हम ये रीड करेंगे। यू विल मीट द जमींदार्स and Jamidars of Bengal traveled to the Rajmahal hills where the Paharis and the Santhal lived and then went to the Deccan. You will look at the way the English East India Company established its Raj in countryside. किस तरह से यहाँ पर जमींदार जो बंगाल के जमींदार थे, जो राजमहल हिल्स पहाड़ी संथाल जो लोग रहते थे, उन्होंने डेक्कन में मूव किया और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया भारत में। इन सब के बारे में हम एक्सप्लोर डिस्क्रिप्शन करेंगे। Laws introduced by the state have consequences for people. They determine to the extent who grow richer and who poorer, who acquires new land and who loses the land they lived on, where peasants go when they need money. इसमें किस तरह से लॉस को इंट्रोड्यूस कराया गया, क्या उसका कॉन्सिक्वेंस निकला लोगों के लिए, क्या परिणाम निकला, किस तरह से लोगों ने डिटरमाइन किया और लोग अधिक से पुअर होते चले गए या गरीब होते चले गए। इन किस तरह से उन्होंने अपनी लैंड को लूज किया और लैंड प्राप्त की। इन सब के बारे में, उन पीसेंट्स के बारे में हम इसमें गो थ्रू होंगे। As you will see, however, people were not only subject to the working of laws, they had resisted the laws by acting according to what they believed to be just. In doing so, people defined the way in which laws operated, thereby modify their consequence. इसमें हम ये जानेंगे कि किस तरह से लोगों ने वहाँ पर उनके अकॉर्डिंग जो भी एक्ट थे उनको बिलीव किया, उनके पर विश्वास किया और उसको ऑपरेट करने की कोशिश की। Now you will also come to know about the sources that tell us about these histories and the problem historians face in interpreting them. You will read about revenue records, survey journals, account surveys, travelers and reports produced by inquiry commissions. किस तरह से यहाँ पर सर्वे किया गया, हिस्टोरियंस को बहुत सारे रिकॉर्ड को कलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ी और यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ोगे, उनके सर्वेस, उनके रिकॉर्ड, उनकी जनरल अकाउंट्स, सर्वेस ने, ट्रैवलर्स ने जो भी रिपोर्ट को तैयार किया कमीशन के द्वारा जो तैयार किया गया, वी विल डिस्कस इन दिस थीम। नाउ वी टेक अवर फर्स्ट टॉपिक बंगाल एंड द जमींदार। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं जो कॉलोनियल रूल है इस्टेब्लिश किया गया था बंगाल में और यहाँ पर उनको रीऑर्डर करके इस्टेब्लिश किया गया, उनकी सोसाइटी को नए रेजिम के द्वारा वो न्यू राइट्स दिए गए, नए रेवेन्यू सिस्टम्स को लागू किया गया। लेट अस सी व्हाट हैपन इन बंगाल इन द अर्ली ईयर्स ऑफ कंपनी। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि जो बंगाल में किस तरह से अर्ली ईयर्स में क्या हो रहा था, किस तरह से वहाँ के लोग रहते थे। Now we take 1.1 topic and auction in बुर्धवान। बुर्धवान में नीलामी या किस तरह से बोली लगाई जाती थी। In 1797 there was an auction in बुर्धवान, present day बुर्धवान। It was a public event। ये एक पब्लिक इवेंट था। A public महल, a number of महल states held by Raja of बुर्धवान were being sold। बहुत सारे स्टेट्स और महल राजाओं के यहाँ पर बेचे जाते थे और परमानेंट सेटलमेंट 1793 में यहाँ पर उसको लागू किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रेवेन्यू यहाँ पर जमींदार जो उनको पे करते थे उसको फिक्स्ड कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो जमींदार थे जो उनको रेवेन्यू
पे करना होता था उसको पे करने में वो फेल हो गए। राजा ने यहाँ पर accumulate huge area and state had been put up for auction, और उनकी जो बड़े बड़े उनके महल होते थे जो वो पे नहीं कर पाते तो उनकी नीलामी कर दी जाती थी। Numerous purchases came to the auction and the estate was sold to the higher bidder। तो बहुत सारे परचेजर आते थे और ज़्यादा से ज़्यादा बोलियां लगाई जाती थी। कलेक्टर डिस्कवर स्ट्रेंज ट्विस्ट टू द टेल। Many of the purchasers turned out to be servant and agent of the Raja who had bought the land and behalf of their master। उन purchasers में बहुत सारे ऐसे उनके सर्वेंट्स और एजेंट्स भी आते थे जो राजा के एजेंट होते थे और जो कि उन्हीं के बिहाफ पर उनके मालिक के बिहाफ पर ही उन्होंने लैंड्स को परचेज किया था। 95% जो सेल होती थी वो नीलामी बहुत ज़्यादा फिक्सड थी। राजा स्टेट पब्लिकली सोल्ड, और पब्लिकली उनके राजा के जो स्टेट्स होते थे महल होते थे उसको सोल्ड किया जाता था, बेचा जाता था, लेकिन जो उनका कंट्रोल उनकी जमींदारी के ऊपर वैसे ही बना रहता था। वाई राजा हैड राजा फेल टू पे रेवेन्यू, क्यों इसको फेल हो जाते थे रेवेन्यू को पे करने में, कौन परचेजर थे इसकी वो नीलामी के, कौन लोग, इन सबको जानने के लिए हमें उसके पास्ट में जाना होगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड टॉपिक इज द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू। The state of the Burdwan Raj were not the only one sold during the closing year of the 18th century. Over 75% of jamidars changed hands after the permanent settlement। कम से कम 75% लोग जो थे जमींदार उन्होंने अपने इस परमानेंट सेटलमेंट के बाद अपने आप को चेंज कर लिया। और जो ये परमानेंट सेटलमेंट है ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा लागू किया गया था। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी थी। इसमें रेट को फिक्स कर दिया गया था कि इतना आपको रेवेन्यू पे करना होगा। अब ये रेवेन्यू जो सिस्टम था उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू सिस्टम था परमानेंट रूप से फिक्स कर दिया गया। कंपनी के द्वारा रेगुलर रेवेन्यू फ्लो होता गया क्योंकि वो उसको पेमेंट नहीं कर पाते थे। जो भी इसका प्रॉफिट था, इन्वेस्टमेंट था स्टेट का, वो बढ़ता चला गया। इस प्रोसेस में जो ऑफिशियल हो थी उनकी इमर्जेंस क्लासेस, ह्यूमन, फार्मर एंड रिच लैंड ओनर्स हु वुड हैव द कैपिटल एंड enterprise to improve agriculture nurtured by the British, this class would also be loyal to the company। और जो ये ब्रिटिशर्स के ये क्लास जो था ब्रिटिशर्स के बहुत ज़्यादा कंपनी के लॉयल रहते थे। और ये जो प्रॉब्लम थी इसको आइडेंटिफाई किया गया। इसमें तालुकदार और राजास जो बंगाल के थे उनको क्लासिफाइड कर दिया गया, जमींदार लोगों को सभी को क्लासिफाइड कर दिया गया। और जमींदार हैड सेवरल कई बार सम विलेज भी उनके अंडर आते थे। और कंपनी कैलकुलेशन विलेज विद इन वन जमींदारी फॉर्म्ड वन रेवेन्यू स्टेट। द कंपनी फिक्स द टोटल डिमांड ओवर द एंटायर स्टेट। कंपनी ने पूरा टोटल डिमांड जो थी उनकी उसको फिक्स्ड कर दिया, उसको जमींदार को जो उनको पे करना होता था। और रेंट उनका कलेक्ट किया जाता था विलेज में और फिर उसके बाद कंपनी को रेवेन्यू पे किया जाता था। तो रेगुलरली जो एक्सपेक्ट होती थी उनकी कंपनी की वो बढ़ती चली गई कि वो स्टेट उस बोली को पे करने में या नीलामी को पे करने में असफल हो जाते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज 1.3 इज वाई जमींदार्स डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट। कंपनी ऑफिशियल्स जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने ये फेल्ट किया, ये महसूस किया कि जो फिक्स रेवेन्यू है उसको जो उनको पे करना है तो उसकी जो सिक्योरिटी है जो इंश्योर्ड की गई है रिटर्न करना है इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, तो जो उनको इनक्रेज किया जाता था उसको उनको जो भी इम्प्रूवमेंट था स्टेट का वो एक के बाद एक परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा वहाँ पर उनको फिक्स्ड कर दिया गया। लेकिन फिर भी उनकी जो डिमांड थी वो उसको पे करने में असफल हो जाते थे। क्या रीज़न थे? देयर आर वेरियस रीज़न टू फेलियर पे द ऑक्शंस या पे द रेवेन्यू। फर्स्ट पॉइंट इज
द इनिशियल डिमांड वॉज वेरी हाई, क्योंकि उनकी जो इनिशियल डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी और रेवेन्यू जो उनकी डिमांड थी उसको फिक्स्ड कर दिया गया था, तो कंपनी कभी भी उनकी डिमांड को पे करने में वो सफल नहीं हो पाती थी। कई बार एग्रीकल्चर जो उनको फेल हो जाती थी तो वो डिमांड को उनकी पूरा नहीं कर जा पाते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उसके प्राइसेस भी बहुत अधिक बढ़ गए थे। सेकेंडली, दिस हाई डिमांड वॉज इम्पोज्ड इन द 1790s, a time when the prices of agriculture produce were depressed, making it difficult for the rayat the pay their dues to the jamidar. If the jamidar could नॉट कलेक्ट द रेंट, अगर जमींदार कलेक्ट नहीं कर पाता तो वो कैसे, हाउ कुड ही पे टू द कंपनी, फिर वो कंपनी को कैसे देगा जब उसके पास रेवेन्यू कलेक्ट ही नहीं हुआ है। थर्डली, द रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबल, रेवेन्यू वो अलग अलग तरह से था, रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट एंड हैड टू बी पेड पंक्चुअली। In fact, according to the sunset law, if payment did not come by the sunset of the specific date, अगर कोई पेमेंट सूरज छिपने के बाद तक उनके पास नहीं पहुंची स्पेसिफिक डेट तक, तो जमींदार को ऑक्शन, उनकी जमींदारी जो थी वो ऑक्शन, उसकी नीलामी लगाई जाती थी। फोर्थ, परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ द जमींदार कलेक्ट रेंट फ्रॉम द रैयत and manage his jamidari. The company had recognized the jamidar as important, but it wanted to control and regulate them. लेकिन फिर भी कंपनी ने उसको रिकग्नाइज करके उसको जमींदार को उनके लिए इम्पॉर्टेंट थे उसको कंट्रोल करने की और रेगुलेट करने की कोशिश की। वो लोग अपने ट्रूप्स लेस बैंडेड कस्टम ड्यूटीज़ अबॉलिश ख़त्म कर दी गई, जो कोर्ट्स में जितने भी उनको वहाँ के सुपरविज़न कलेक्टर थे उनको अपॉइंट किया गया और उनकी पावर को ऑर्गेनाइज किया गया लोकल पुलिस के द्वारा। ओवर द टाइम कलेक्ट्रेट इमर्ज्ड एंड द लोकल पुलिस, ओवर द टाइम कलेक्ट्रेट इमर्ज्ड एज एन alternate center of authority, severely restricting what the जमींदार could do, क्या जमींदार के साथ किया जाए। वन केस व्हेन द राजा फेल्ड टू पे द रेवेन्यू, एक बार अगर राजा फेल हो गया उसको रेवेन्यू कलेक्ट करने में तो उसकी जमींदारी को स्पीडली डिस्पैच्ड कर दिया जाता था टू टेक चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड टू यूज द मोस्ट इफेक्चुअल मीन्स ऑफ डिस्ट्रॉय ऑल द इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी ऑफ द राजा एंड हिज ऑफिसर्स। और उस टाइम पर जो कलेक्शन होता था, जो टाइम कलेक्शन था रेंट का, तो ऑफिसर ऑफ जमींदार यूजुअली अमला केम अराउंड टू द विलेज में आते थे और उनकी जो प्रॉब्लम कलेक्शन प्रॉब्लम थी रेंट की वो पैरेलल थी, पूरे साल भर ये प्रॉब्लम बनी रहती थी। कभी हार्वेस्ट अच्छी नहीं हुई, कभी लो प्राइस हो गए, कभी उनके ड्यूज़ को वो रेत को पे नहीं कर पाए, तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी वो प्रॉब्लम्स आती थी। रिच रेत एंड विलेज हैडमैन, जोतीदार एंड मंडल्स वर ओनली टू हैप्पी टू सी द जमींदार इन ट्रबल, ये जितने भी रिच रैयत और हेडमैन होते थे, जोतीदार और मंडल्स होते थे, वो जमींदार को ट्रबल में देखकर बहुत खुश होते थे। और ये जमींदार जो थे वहाँ इजीली एसेट द पावर ऑफ देम, जमींदार कुड प्रोसिक्यूट डिफॉल्टर्स, बट the judicial process was long drawn. The Budhwan along there were over 30,000 pending suits for areas of rent payment in 1798. 1798 तक 30,000 पेमेंट इनके ऊपर पेंडिंग था जो जमींदार को पे करना था।